नमस्कार दोस्तों, मैं पारस कुमार आज आप लोगों के लिए गणित पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों की आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। और आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कहा गया है अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अब यहाँ पर है 4 ऑप्शन, बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं होती हैं योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो ऑप्शन डी में यहाँ पर राइट आंसर दिया है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। बताना है प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पाठ्य पुस्तकें होती हैं तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता बताइए कौन सी है। तो फ्रेंड, यहाँ पर राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए यहाँ पर आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना एक गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि जो गणित की प्रकृति है वो तार्किक होती है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और वीडियो पसंद आता है आपको, वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। चलिए, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल की लाइन खींचता है। खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल है। देखिए, छात्र क्या करता है, एक पुस्तक रखता है और उसके चारों तरफ इस तरह से लाइन खींच लेता है। ठीक है, तो बताना है ये चारों लाइनें खींची हैं इनकी लंबाइयों का योगफल कितना होगा। तो हम जानते हैं जैसे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, ठीक है, या आयत हो या वर्ग हो, तो उसकी चारों भुजाओं का योगफल, इसका मतलब होता है उसका परिमाप। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, किताब का परिमाप। उसकी चारों भुजाओं का योगफल मतलब होगा किताब का परिमाप। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है। बताना है यहाँ पर वह कौन सा कौशल है जो अध्यापक के लिए अति आवश्यक होता है। तो बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना एक कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे ज्ञान की खोज की शुरुआत होती है। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। और आप किसी भी स्टेट का टीईटी पेपर देख लो, उसमें इसी टाइप के व्यवहार्य क्वेश्चन आपको पेडागोजी के मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या कहा गया, एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित के द्वारा बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है, वह शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके बढ़ा सकता है गणना करने की शक्ति को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। बताना है इसमें से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो सबसे पहले क्या है, विवेचन करना। उसके बाद क्या है, चर का प्रयोग करना, फिर प्रतिरूप देखना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और देखिए साथियों, गणित में कभी भी कंठस्थ करने को या रटने को महत्व नहीं दिया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, रट लेना, तो ये तो भैया कदापि नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में क्या है, कंठस्थ करना, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में क्या है, कंठस्थ करना। तो इस तरह से आप वहाँ पर ऑप्शन को निकाल भी सकते हैं एग्जाम में,
कि गणित में कभी भी रटने को महत्व नहीं दिया जाता है या कंठस्थ करने को महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है। ठीक है साथियों, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खालिस्तान से शुरुआत कर सकता है। यदि शिक्षक को अपने बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है तो बताएं आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, यदि शिक्षक को क्षेत्रफल की अवधारणा से अपने बच्चों को परिचित कराना है तो इसके लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी वीडियो मिलते रहें। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और अक्सर इसमें छात्र गलती करते हैं। क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना चाहिए। क्या है, सबसे पहले हमें करना चाहिए अप्रमाणिक मापों का प्रयोग और उसके बाद प्रमाणिक। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती कर देते हैं। ठीक है, इससे एक बेनिफिट होता है कि यदि पहले हम अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करते हैं और बाद में करते हैं प्रमाणिक, तो इससे क्या है, जो मापन में त्रुटियां होती हैं उनका पता चलता है और प्रमाणिक माप का महत्व बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, पहले अप्रमाणिक बाद में प्रमाणिक। ओके, प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 कथन हैं। गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में या फिर समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। अब देखिए पहले 4 कथन दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताना यहाँ पर राइट आंसर फिर क्या होगा। रुकना, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन था, ये था अपना प्रश्न क्रमांक 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्या था, गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, ये सही है, और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी सही है, आनंददायक बनाने में, ये भी सही है, और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो इसलिए यहाँ पर ए, बी और सी और डी ये चारों सही हैं, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए, बी, सी और डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर क्या कर सकती है, वो 2 धन 2 बराबर 4 हो जाएगा, और 4 को व्यक्त कर सकती है 1 धन 3 आदि। इस तरह से वो किसी भी संख्या को विभिन्न रूपों में व्यक्त कर सकती है। तो वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। ऑप्शन यहाँ पर 4 हैं, बताएं आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए ध्यान रखना, जब शिक्षार्थी किसी संख्या को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करता है तो इससे ज्ञात होता है कि शिक्षार्थी संख्या की सक्रिय अवस्था पर है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए बच्चों के मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों के गुणों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त भी होती है और बच्चों के अंदर छिपी हुई विशिष्ट विशेषताओं का पता भी चलता है और बच्चों के तुलनात्मक प्रवृत्ति की जानकारी भी शिक्षक को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, बच्चों के तुलनात्मक
प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यकता होती है। किसकी होती है आवश्यकता? प्रक्रियात्मक ज्ञान, अवधारणात्मक ज्ञान। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, प्रक्रियात्मक व अवधारणात्मक ज्ञान। इन दोनों की आवश्यकता होती है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, किससे होता है? मूल्यांकन का निकटतम संबंध विषय वस्तु से होता है, मूल्यांकन प्रविधियों से होता है, उद्देश्यों से होता है, या फिर सीखने की क्रियाओं से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा उद्देश्यों से होता है मूल्यांकन का निकटतम संबंध। आप बोलोगे क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि मूल्यांकन से हमें इस बात का पता चलता है कि जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं या जिस उद्देश्य को हम पूरा करना चाहते हैं वह उद्देश्य कहाँ तक पूरा हो गया है और या कहाँ तक प्राप्त हमें हो गया है और इसमें कौन कौन सी कठिनाई आई हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, उद्देश्यों से। प्रश्न क्रमांक 15। भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। तो देखिए, यदि अध्यापक को भिन्नों की संकल्पना से बच्चों को परिचित कराना है तो प्रारंभ कैसे कर सकता है? शिक्षक इसके लिए शुरुआत कर सकता है वहाँ की जो आसपास की वस्तुएं हैं उनके भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो साथियों, इसमें हमने आज 15 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, वो भी व्याख्या सहित, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास कैसी लगी हमारी कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले समय में और भी नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।